असम की क्या परिस्थिति है। देखिए, असम के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो असम का चुनाव जिस प्रकार से एक पक्षी होने की बातें लगातार अभी यहाँ पे भी आलोक वर्ष जी भी कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि असम के चुनाव को बिल्कुल उस प्रकार से एक पक्षी रूप में नहीं देख सकते। कांटे की टक्कर के एक मुकाबले की स्थिति असम में बनी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच का गठबंधन के बीच का अंतर केवल 1.5% के आसपास का अंतर केवल सृष्टि जी बनी हुई थी। अभी वहां पे जुबिन गर्ग का मामला अगर हम लोग कहें, देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए मामला फंसा हुआ मामला है। वो जुबिन गर्ग को लेकर युवा बड़े चिंतित हैं कि जुबिन गर्ग साहब को न्याय कैसे मिले कैसे ना मिले। कांग्रेस ने वादा किया है कि जो है कि पहले 100 दिनों में हम उसे न्याय देने का प्रयास करेंगे। हाँ, अल्पसंख्यक वोटों को लेके जो अभी यहाँ पे बड़ी चर्चा हो रही है, वहां पे लगभग पहले 30 सीटें ऐसी होती थी जिसपे अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा प्रभाव होता था, लेकिन परिसीमन के कारण से वो 30 सीटों की संख्या घटकर सृष्टि जी 21 सीटें रह गई हैं। तो वो उनके प्रभाव थोड़े घटे हैं पहले की तुलना में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी असम में कई सारे, चाहे चाय बागान का मामला आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाय बागान में गए हुए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके तमाम जो वहां पे मामले, वो भी चाय बागान का मामला, चाय बागान श्रमिकों के मामले को बढ़ाया जाना चाहिए, उस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। तो चाय बागान इस बार के चुनाव में फिर से जो है कि वो बिसात पे है। और दूसरी तरफ महिला वोटर्स को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो उनके ऊपर उनका काफी ज्यादा फोकस है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के सरीखे, कर्नाटक के सरीखे कई योजनाओं की घोषणा वहां पे की है। तो ये देखना पड़ेगा कि जनता किसके ऊपर ज्यादा जो है विश्वास कर रही है असम में। ठीक है आलोक जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर राहुल लाल जी ने यहाँ पर व्याख्या दिया, बात की जाए केरलम को लेकर और असम को लेकर, आप कितना इससे वाकिफ है? और ये भी जरा बताइएगा अगर बात की जाए पुडुचेरी की, तो देखिए वहां पर गठबंधन चलता रहता है और वहां पर जहां स्थानीय निकाय चुनाव में भी हमने देखा जिस तरीके से यहां पर जो पार्टियां हैं जोर आजमाइश करी, लेकिन पुडुचेरी की जो राजनीति है आलोक जी वो बिल्कुल अलग है। असम और केरलम से आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुडुचेरी में भाजपा की क्या अलग तैयारी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बार। देखिए सृष्टि जी, मैंने शुरू में भी कहा और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी कि देश के लोग का एक ही दृष्टिकोण है, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस जाति एंड अक्रॉस धर्म, कि जो भी विकास करेगा या जिसके विकास से जनता को लाभ मिल रहा है, जनता उसके साथ खड़ी है। चाहे वो इस बात को दर्शाएं या ना दर्शाएं, लेकिन दिलों के अंदर विकास एक मुद्दा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अक्रॉस इंडिया वोटर्स को। और इसमें जहां जहां हम रिपीट हुए हैं या जहां मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में हम रिपीट हो जाते हैं, चाहे दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, चौथी बार, इसका मूल कारण है कि हमारे जन कल्याणकारी कार्यों से जनता को लाभ मिलता है और पूरा लाभ मिलता है, 100% लाभ मिलता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस स्टेट में वो भी उनको देखने को मिलता है, चाहे पुलों का निर्माण हो, मेट्रो की कवायद हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या हॉस्पिटल्स की बात हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे जनता को लाभ होता है। इस कारण हम पैठ बनाने में सफल होते हैं और केरल में भी इस बार हम अच्छा खासा सीट लाकर वहां एक दमदार विपक्ष की स्थिति में अवश्य खड़े होंगे। मुझे पुडुचेरी और असम में तो मुझे कहीं कोई संशय ही नहीं नजर आ रहा है। वहां तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। ये बड़ी बात कही आलोक जी, यानी कि पुडुचेरी और बात की जाए असम को लेकर बीजेपी को कोई डाउट नहीं है। और देखिए बीजेपी की यही तैयारी हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है आसाम में तो देखिए पवन खेड़ा हो जाए, गौरव गोगोई हो जाए, लगातार यहां पर इल्जाम लगे बीजेपी के ऊपर और खास तौर पर मुख्यमंत्री की पत्नी के पास जो 3 पासपोर्ट का होना है, ये तमाम बातें कांग्रेस ने उठाई। तो क्या आपको लगता है कि चुनावी प्रचार में इसका असर हुआ आलोक जी, या पूरी पार्टी आश्वस्त है असम को लेकर कि इस बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएंगे? और क्या जहां पर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने जिस तरीके से मुद्दों को यहां पर पूरी कोशिश की कि बीजेपी के हाथ से कैसे इस बार हमें चुनाव निकालने हैं,
तो आपको लगता है कि उससे जनता में इंपैक्ट पड़ा है? क्योंकि देखिए, जब पार्टियां चुनाव के लिए जाती हैं, बड़े नेताओं का जो चेहरा है, अगर बात की जाए जिस राज्य में चुनाव है, तो वहां देखिए भाप तो आप स्थिति लेते हैं, या बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए, मुद्दा विहीन मुद्दों को आप मुद्दा बनाकर जनता के सामने रखेंगी तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा। मात्र मात्र एलिगेशन लेवल कर देने से किसी के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है। और जनता अब इतनी सजग है कि ये लास्ट मिनट जो ये बम पटकने का काम कर रहे हैं लोग, उससे जनता प्रभावित होके उनको सत्ता में नहीं लाएगी। इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कांग्रेस का इतिहास है कि वो इस तरीके की चीजों को लाके अंत में पटक देती है। जी। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की। वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे देश में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में प्रचार किया। उसका क्या रिजल्ट हुआ? नरेंद्र सरेंडर, उसका क्या रिजल्ट हुआ? और वोट चोर गद्दी छोड़, उसका क्या रिजल्ट हुआ? उसी तरीके से ये भी कवायद है कि लास्ट मिनट में आके ये कहना कि इनके पास 3 पासपोर्ट हैं और इनका इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े जगहों में, हजारों करोड़ में, इन सब चीजों से जनता प्रभावित नहीं। आपको फैक्ट्स को टीवी के बजाय कोर्ट में पेश करना चाहिए। से कोई अगर स्ट्रिक्चर आता तो शायद जनता पर कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन मात्र टेलीविजन के ऊपर और इस तरीके से बयान देना, उसके बाद भागना बयान से, ये सब दर्शाता है कि ये सब सिर्फ कुर्सी का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लाइन आपने बहुत अच्छी कही आलोक जी कि ये सब कुर्सी का खेल है। और देखिए, यहां पर आनंद दुबे ने भी ये कहा कि पवन खेड़ा को ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए थी। आप केवल चुनावी मुद्दा पर रहिए कि आखिर एजेंडा इस बार कांग्रेस का क्या है और बीजेपी को आपको कैसे मात देनी है, केवल बात उस पर होनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी जो है पूरी आश्वस्त है। बात की जाए यहां पर हिमंता बिश्वा शर्मा की, वहां चुनावी हुंकार भरते नजर आए, कह रहे कोई आर पार यहां पर जो टक्कर है वो होने वाला ही नहीं है, इस बार फिर से हम मैंडेट बनाएंगे। लेकिन राहुल जी, आपके पास आते हुए, राहुल जी, अगर बात की जाए, देखिए असम में यहां पर जो चुनावी मुद्दे हैं बीजेपी के, वो घुसपैठ को लेकर हैं और उसके इर्द गिर्द भी घूमते बीजेपी के तमाम मुद्दे नजर आए। और यह भी कहा कि हम राज्य में जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था हमने की, बीजेपी के राज्य में जो राज्य में सुरक्षा हुई, उस पर हमें पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी के साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं और महिलाओं का जो वोट है और जो भरोसा है वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तो हमें कोई डर इस बार नहीं है। आपको क्या लगता है, कितना आप इससे वाकिफ करते हैं इस बातों से बीजेपी के? और ये भी बताइए कि अगर कांग्रेस की मजबूती की बात की जाए असम में, तो क्या आपको नजर आ रहा है? राहुल जी, देखिए, कांग्रेस की मजबूती की बात की जाए तो उसको एक चीज देखना पड़ेगा कि जो 2021 का विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे आज से 5 साल पहले, जी जी, तो उस समय तरुण गोगोई की अनुपस्थिति खल रही थी और गौरव गोगोई एक तरह से कांग्रेस के स्थापित नेता नहीं बन पाए थे। लेकिन जो 2026 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भले ही कांग्रेस ने उनको नेता घोषित नहीं किया, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरा चुनाव हिमंता बिश्वा शर्मा बनाम जो है वो गौरव गोगोई हो रहा है। बिल्कुल। तो एक तरह से जो है कि कांग्रेस के पास आज एक नेतृत्व दिखाई दे रहा है स्थानीय स्तर पे, जो 2021 में नहीं था। दूसरी चीज के ऊपरी असम जो है वो असम का बड़ा ही गढ़ माना जाता है सृष्टि जी। हम लोगों ने देखा है कि वो असम में भारतीय जनता पार्टी के कभी भी गढ़ के रूप में रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दिखाई दिया। राहुल जी, माफी के साथ आप प्लीज, आप दोनों प्लीज स्टे विद अस, आप दोनों बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना जरूरी है, फिर मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।